चेक हो गया, ठीक है। हाँ भाई, क्या चल रहा है? डाउट्स? चल पीपीटी तो मैंने बना लिया था बैठे बैठे, अभी डाउट्स भी बना के आया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसका फिगर बनाना पड़ेगा पहले। इसमें दिया हुआ है एक ब्रूक इज देयर, ब्रूक इज देयर, तो ये जो फिगर है ब्रूक का वो कुछ इस तरह से है, एक सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, उसके हिसाब से ब्रूक बनाना पड़ेगा। सर्कल है ऐसा, हो गया पेन, हो गया पेन, हो गया, चलो। अरे ये है तुम्हारा ब्रूक, ठीक है। इसमें उसने बोला है, पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो एक बार। ब्रूक इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। मतलब ये जो भी ब्रूक है वो एक सिल्वर वायर के फॉर्म में है, जिससे हमने एक सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर बनाया। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग डायमीटर्स, 5 डायमीटर्स। यहाँ पे छूट गया, ये 5 डायमीटर्स है। तो 5 डायमीटर्स कैसे बनेंगे? इसने फिगर ऐसे बनाया हुआ है, पहला, दूसरा, टेढ़ा करके बनाया, तीसरा, चौथा और एक पांचवा, एक और निकाला, ऐसे करके, ठीक है। अब तुमको क्या पूछा जा रहा है, देखो, अगर इसने 5 डायमीटर्स बनाया, 5 डायमीटर्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि ये कितने पार्ट्स में ब्रेक हो गया? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सर्कल का कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो उसके 10 इक्वल पार्ट्स बनाने पे ईच एंगल कितने का होगा? 36 डिग्री। तो ये सब याद रखना है कि ये जितने भी एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे ये सब 36 डिग्री के होंगे। ये चीज क्लियर है? अरे ये सब चीज क्लियर है? हाँ, तो हाथ थोड़ा सा जोर से बोलो करो ना। और अब तुमको पूछा गया है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज। तो सिल्वर वायर का यूज हुआ कहाँ था? देखो, सर्कल बनाते समय तो वो तो बाउंड्री में लग गया, बाउंड्री में लग गया, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए जो टोटल लेंथ ऑफ वायर है, इसके अंदर दो चीजें आ रही है, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई r, और दूसरा क्या आएगा? नहीं, वो तो बाहर में लगा ना। अब ये जो डायमीटर है, वो जो डायमीटर है वो सबकी लेंथ 5 है ना, 5 डायमीटर, उसके ऊपर अभी तो लगेगा ना। इसका मतलब है कि 5 इंटू d। अब 2 इंटू 22/7, अभी देखो यहाँ रेडियस लिखना है, तो यहाँ पे 35/2 लिखे, और यहाँ पे लिखे 35 लिखे। ये इसको काट दिया 5 में, ये इसको काट दिया 11 में, इन सबको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 110, और वहां से आएगा 275। तो टोटल वायर, लेंथ ऑफ वायर जो तुमने यूज किया है, उसका आंसर आ रहा है 385, और यूनिट को उसने चेंज नहीं किया, ऑप्शन है मिलीमीटर में, ठीक है। अब बताओ एरिया ऑफ इच सेक्टर क्या होता है? अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये तो कई बार बताया होगा सर ने। क्या होता है एरिया ऑफ इच सेक्टर? हाँ, एरिया ऑफ इच सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया ना, 10 पार्ट्स बन गए सर्कल के, तो 36 डिग्री का है, तो 36/360, पाई की जगह 22/7, लेकिन रेडियस होगा डायमीटर का आधा, दैट मींस 2 बार 35/2 इंटू 35/2। अब इसको कट कर दो, ये तो पूरा का पूरा कट गया 10 में, और देखो क्या कट हो रहा है, 7 के टेबल में ये 5 में गया, 5 के टेबल में ये 2 में गया, 2 के टेबल में ये 11 में गया, तो ऊपर आ गया सिर्फ 35 इंटू 11, नीचे बच गया 4, दैट इज 385/4। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 96.25 यूनिट होगा मिलीमीटर स्क्वायर। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? हाँ, क्लियर है? आएगा पेपर में, कर लोगे? लिखना है लिख लो, देखना है देख लो, जो भी करना है कर लो। हो गया, लिख लिया? चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हो? क्यों लिख क्यों रहे हो? वो तो ज्यादा
अरे नहीं ना, उसको अभी लिखोगे, उसको आराम से लिख लेना ना, 8 बजे तक खत्म हो जाएगा, हम लोग डिस्कस कर। हो गया? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फिगर इसमें भी नहीं दिया हुआ है, फिगर हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर ऐसे, फिगर तुम्हारा बना देता हूं। फिगर है इसका शेडेड एरिया है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन द फिगर ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, ये रहा ए बी, ये है सी डी, दे आर रेस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। टू कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, जैसे ऐसे घुमा देंगे पूरा तो एक सर्कल बन जाएगा, इसको घुमा देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो ये उसके क्या है, दो पार्ट्स कट किए हुए हैं तो वो आर्क हो गए, और इन दोनों सर्कल का या आर्क का जो कॉमन सेंटर है वो ओ पे है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये जो छोटा वाला है इसका रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो बड़ा वाला है इसका दे रखा है रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग को पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो OAB है उसमें से OCD का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ये शेडेड है ना ये, तो हम लोग का रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, या यू कैन से एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OCD, यही होना चाहिए। अब बताओ एरिया ऑफ सेक्टर OAB जब ले रहे हैं तो क्या होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला तो देखो सेम है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक जगह रेडियस बड़ा है तो उसको कैपिटल रख लो, और एक जगह रेडियस छोटा है तो उसको स्मॉल रख लो। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, थीटा तो कॉमन है, तो देखो 30 बाई 360 और पाई का वैल्यू 22/7, उसको मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, बड़ा वाला आर, बड़ा वाला आर है 7 का स्क्वायर और छोटा 3.5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर करने मत बैठना, इसीलिए कैलकुलेशन बोरिंग हो जाता है। ये कट गया तुम्हारा 1/12 आ गया, ये 22/7 हो गया। अब बताओ क्या यहाँ पे हम लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मालूम है ये फॉर्मूला, याद है? a² माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस b²। नहीं बच्चे, क्या फालतू वाली बातें कर रहे हो। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट मीन्स पीछे के जो चैप्टर है वो भी गए हुए हैं। अब लगाओ ये फॉर्मूला यहाँ पर, बताओ क्या क्या आएगा इस ब्रैकेट के अंदर। दो ब्रैकेट बनेंगे, दो वैल्यूज आएंगे, बोलो क्या क्या आएगा। a क्या है, 7 b क्या है, 3.5 जल्दी से बोलो ना फिर। 7 अरे 7 प्लस 3.5 कॉपी में कब से करने लग गया, जल्दी बोलो। 7 प्लस 3.5 कितना होता है, मन ही मन कर लो। 7 प्लस 3.5 10.5 को क्या हम लोग 105/10 लिख सकते हैं। और फिर 7 माइनस 3.5 कितना होगा, 7 का आधा क्या होता है, 3.5 ही होता है ना, तो 3.5 ही आएगा। इसको लिख लो 35/10। अब इस तरह से करोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। काटना स्टार्ट करते हैं फिर से। 7 इसको काट देगा 5 के टेबल में, 5 इसको काट देगा 2 के टेबल में, 2 इसको काट देगा 11 के टेबल में। अच्छा अब आते हैं 3 की बात करते हैं। 3 के टेबल में 4 में गया, ये 35 में गया, फिर 5 के टेबल में ये 7 में जाएगा, ये 2 में जाएगा। तो टोटल ऊपर आ गया है 77, नीचे आ गया है 8। अब 77 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 9 72 हो गया, 5.06 48 202 16, फिर काटा यहाँ पे 405। आंसर होगा 9.625 यूनिट, किसमें देखो, सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन मेन यहाँ तक था, कटिंग वटिंग हम लोग कर लेंगे, कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। समझ में आया कुछ, क्लियर है? लिखना है, लिखो फिर जल्दी से, या फोटो क्लिक कर लो, जैसा ठीक लगता है करो, कर लो जैसे भी। रफ में कर रहे हो ना इसको, रफ में ही करना, फेयर में मत करना।
हो गया। हो गया पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो और बताओ क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। A calf is tied to a length of rope 6 meter at the corner of a square grassy lawn. अच्छा, जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर में हम लोग क्वेश्चन बनाना, उसका जो फिगर है वो बनाना स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है काफ। काफ क्या होता है? गाय तो काव होता है, काफ क्या होता है? अरे काफ होता है उसका बच्चा। बच्चा मतलब बछड़ा जिसको बोलते हैं। तो हमने क्या किया है, एक स्क्वायर ग्रासी लॉन है, ये स्क्वायर फील्ड समझ लो, एक जिसकी साइड दी हुई है 20 मीटर की, और हमने इसके एक कॉर्नर में, कॉर्नर कोई भी हो सकता है, तुम्हारे पसंद का ये वाला कॉर्नर पकड़ लो। यहाँ पे तुमने एक गाय बांध दी, गाय तो नहीं है, पता नहीं क्या बन गया। तो इसको हमने बांधा है एक रस्सी से, रोप ऑफ लेंथ 6 मीटर। इसका मतलब है सपोज कर लो 6 मीटर इतना होगा, तो ये इतने एरिया को ही ग्रेज कर सकता है। इसके बाहर जाने की कोशिश करेगा तो दो चीजें हो सकती है, या तो ये दम घुट के मर जाएगा या फिर रस्सी टूट जाएगी। अब दोनों ही में से रस्सी को ना तोड़ेंगे ना गाय को मारेंगे। तो क्या करना है हम लोग को, इतने से एरिया को ग्रेज करवाना है। लेकिन क्वेश्चन अभी कुछ और भी कह रहा है। वो कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रोप इज इंक्रीज्ड बाय 5.5 मीटर, मतलब जो 6 मीटर की रस्सी थी, जो पहले 6 मीटर की रस्सी थी, उसको हमने कितना बड़ा कर दिया है, 5.5 मीटर और बड़ा कर दिया। मतलब अब वो कितना हो गया, 6 मीटर तो पहले ही था, 11.5। तो इसका मतलब है फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ग्रासी लॉन इन विच द काफ कैन ग्रेज। मतलब अब वो जो पहले एरिया ग्रेज कर रहा था उससे ज्यादा ग्रेज करेगा, क्योंकि अब उसकी जो रस्सी है वो हो सकता है यहाँ तक बढ़ गई है, यहाँ से यहाँ तक, तो इतना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। तो कितना ज्यादा वो ग्रेज कर पाएगा, यही पूछा है ना। तो अब ये वो वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि पहले वाला रेडियस वो 6 मीटर का है, इसको आर को, छोटा आर को 6 मीटर रखते हैं। अब बड़ा होके कितना हो गया, 6 में कितना ऐड हो गया, 5.5, तो ये कैपिटल आर हो गया 11.5 सेंटीमीटर मीटर। क्या है कुछ समझ में? तो हम लोग को वो इंक्रीज पता करना है कि अब वो कितना ज्यादा चढ़ सकता है। तो इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा, जो बड़ा एरिया है थीटा बाई 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई छोटा आर स्क्वायर, यही होगा। थीटा क्या है इस केस में बता सकते हो, 90। दैट मींस 90 बाई 360 1/4 और पाई, ये दोनों में से ही आ जाएगा। 1/4 कैसे हो गया, क्योंकि थीटा हमारा 90 है। 90 क्यों है, क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल जो होता है वो 90 पे होता है। पाई एक साथ में कॉमन निकल गया, ब्रैकेट के अंदर में रह गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू सबको मालूम है 22/7। अब बताओ कैपिटल आर कितना है, 11.5। 11.5 का स्क्वायर और छोटा आर कितना है, 6 का स्क्वायर। तो हम लोग ये सारा काम तो करेंगे नहीं, एक बार फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, एग्जाम में ये सब लिखना जरूरी होता है। तो अब इसको तोड़ते हैं, 1/4 इंटू 22/7 अपनी जगह। आप बताओ पहला क्या आएगा जब हम लोग a प्लस बी लिखेंगे, तो 17.5 को क्या हम लोग 175/10 लिख सकते हैं, और 11.5 से 6 माइनस करोगे तो 5.5 ही आएगा, जिसको हम लोग लिखेंगे 55/10। अब इसके आगे जो है वो सॉल्यूशन वाला पार्ट है, वो अब तुमको खुद करना चाहिए। जैसे 5 के टेबल में इसको काटना है, जो छोटी छोटी वैल्यूज उनको पहले उड़ाओ। 5 के टेबल में 11 2 इसको काट देगा 11 में। अच्छा अभी और भी कटेंगे, ये 5 के टेबल में जाएगा 35 में, ये 5 के टेबल में जाएगा 2। अब ये 7 इसको पीट देगा 5 में। अब ऊपर बच गया 11 इंटू 5 और नीचे बच गया है 4 इंटू 2 मतलब 8। अब ये तुम सॉल्व करके देख लो, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जो आंसर है मैं बता दे रहा हूँ, तो लेकिन करके जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने आंसर सारे निकाल लिए थे, अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास में। इसका आंसर आएगा 75.625। 75.625 जो है ये इसका आंसर आएगा, इंक्रीज इन एरिया मीटर स्क्वायर में, और यूनिट जरूर लिखना है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सब? ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको दोबारा करना पड़ेगा, एक बार कर लेना उसका समझ के। कैलकुलेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, उतना अगर हो जाएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं। ठीक है,
फिगर बना लोगे अपने आप? बुक में बुक में नहीं है ना इसका फिगर? इसकी आती है फिगर। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो इसमें फिर फिगर दिखाना है, फिगर में बना देता हूँ, बेसिक सा फिगर है। क्वेश्चन तब तक पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? In the figure, arc has been drawn of radius 7 centimeter each with vertices A, B, C and D of quadrilateral ABCD as centers. Find the area of the shaded region. देखो क्वाड्रिलेटरल उसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस टाइप का है, तो हम लोग कोई भी बेसिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। और कॉर्नर्स में उसने क्या किया है, आर्क कट किया, और इन सारे आर्क का जो रेडियस उसने रखा है वो कितना रखा है, 7 सेंटीमीटर का। तो ये एक कलर्ड रीजन हो गया, ये एक कलर्ड रीजन हो गया, ये एक कलर्ड रीजन हो गया, और फिर आखिरी में वो वाला कलर्ड रीजन हो गया। अब हम लोग को ये सोचना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर और ये वाला जो सेक्टर है, इन सब का एरिया ऐड करके फाइंड करना है। तो हम लोग को ये तो मालूम है ना कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स जो हैं उसका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर मान लो ये एंगल कुछ भी है, θ1, θ2, θ3, θ4, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि फाइनली θ1, θ2, θ3, θ4 ये सब मिला के किसके इक्वल हो जाएंगे, 360 डिग्री के। तो दैट इज योर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। होता है या नहीं होता है? तो अगर हम लोग सीधा फॉर्मूला बनाए 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि मैंने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, इनटू पाई। पाई कितना होता है, 22/7, और आर तो सबका उसमें यूनिफॉर्म रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 49। तो अगर इसको देखो, ऐसे देखो, इसको ये कैसा है, ऐसे करके, ये कैसा है, ऐसे करके, और ये कैसा ऐसे करके, तो एक तरह से एक सर्कल ही तो बन गया ना वो। अरे सर्कल के पूरे एंगल का सम 360 डिग्री होता है, और ये जो तुम कट कर रहे हो ये सब भी तो एक आर्क है ना, इन चारों को मिला के भी 360 डिग्री बन रहा है। तो बेसिकली फिगर क्या बन गया, एक सर्कल का ही बन गया। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ अ सर्कल। आया समझ में? तो इसलिए देखो ये प्रूफ मैंने कैसे किया कि जितने भी एंगल्स हैं θ1, θ2, θ3, जैसे ये एंगल मान लो यहाँ पे उसने बनाया है θ1, यहाँ पे बनाया है θ2, यहाँ पे बनाया है θ3, और यहाँ पे बनाया है θ4। लेकिन हम लोग को क्या पता है कि चारों एंगल मिला के तो 360 डिग्री होते हैं। तो θ1, θ2, θ3, θ4 ये सब किसके लिए आ गया, वो जो मेन फॉर्मूला है हमारा θ/360 × πr², है कि नहीं? और थीटा क्या है अपना, चारों का सम, ये थीटा जो है ये चारों का सम है, वो भी 360 हो गया, तो दोनों कट गए, सर्कल का एरिया बन गया। अब ये 7 इसको काट देगा, और 22 × 7 करोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। क्लियर है? उसके बाद के जो 3 क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर के वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग को एक्चुअली करना है। सेगमेंट निकालने वाले क्वेश्चन, माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर बताओ, माइनर सेक्टर का एरिया, ये जो सर ने पढ़ाया होगा वही सब है, वही सारी चीज़ों हैं, उसी को करना है। ये सब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे, प्लस बुक में और भी क्वेश्चन हैं, इनको हमें करना। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखो यहाँ पे, और इस क्वेश्चन के बाद कोई फिगर नहीं है, फिगर हम लोगों को खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिगर देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो कंप्लीट सर्कल बना लो, ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस तुमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ए भी कॉर्ड है अपना, ये जो डिस्टेंस है ये भी 14 है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी 14 है। यहां तक क्लियर है पूरा? सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और तुमको पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ये वाला होगा, यहाँ ध्यान दो, लिखना कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से हम लोग को जो एरिया निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कि मैंने यहाँ पे भी नेमिंग कर दिया है ACB। अब खुद सोचो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब ये पार्टिकुलर एरिया निकालने का मतलब है कि ये जो सेक्टर दिख रहा है माइनर सेक्टर, उसके अंदर से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए। ये चीज तो क्लियर हो रही है ना कि अगर ये सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस हो जाएगा तो जो बचेगा वो नीचे वाला सेगमेंट बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो कि हमारा यहाँ पे है OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OE। अब देखो माइनर सेक्टर का एरिया हम लोग हर क्वेश्चन में निकालते आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला है जल्दी बताओ?
थीटा अपॉन 360 थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 60 है यहाँ पे थीटा। पाई की वैल्यू उसने बोला है क्वेश्चन में 22/7 ही लेने के लिए, लिखा हुआ है यहाँ पे यूज पाई को 22/7। और रेडियस की जहां तक बात है 14 का है, तो 14 इंटू 14। अब बारी आती है ट्रायंगल के एरिया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये एंगल 60 की है, ट्रायंगल के ये दोनों साइड्स तो इक्वल हो गए, तो इन ट्रायंगल के दो इक्वल साइड के जो अपोजिट दो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, जिसमें से ये एंगल 60 का है, मतलब ये बाकी दोनों मिला के कितने होने चाहिए, तीनों एंगल मिला के 180 होते हैं। ये 60 का हो गया, तो ये बाकी दोनों मिला के कितना होना चाहिए, अरे एक एंगल 60 का हो गया तो बाकी दोनों मिला के कितने होने चाहिए, तो फिर तो 180 डिग्री का ट्रायंगल बना कहाँ, अरे ये 60 है तो ये दोनों मिला के 120 और होंगे ना। लेकिन हम लोग को क्या पता है कि ट्रायंगल के ये दोनों साइड्स तो इक्वल है, तो ये जो भी होगा ये इक्वल होगा। तो अब खुद सोचो, क्या ये दोनों 60-60 नहीं हो जाएंगे, तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अलग से होता है मालूम है, नहीं हाफ बेस इंटू 8 नहीं लगाना है, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें साइड है कितने का, 14 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर आ जाओ। 1/6 किसके लिए लिखा है जल्दी बताओ, ठीक है, और ये 7 इसको काट देगा 2 में, काटेगा ना। अब यहाँ पे अब देखते जाओ, 22 इंटू 2 इंटू 14 बच गया ना, ये बच गया। अब इसको काट दो 3, तो ऊपर बच गया 22 इंटू 14/3, और ये कुछ नहीं होगा। अब इधर आ जाओ, √3/4 साइड तुम्हारा कितने का था, 14 का, तो 14 इंटू 14 आया ना। अब काटो यहाँ पे और कुछ, 7 2 7 यहाँ पे आ गया 49√3। क्लियर है, √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.73। ये वैल्यूज तो मैं डाल चुका हूँ 22/7, तो 22 इंटू 14/3 करना पड़ेगा। 22 इंटू 14 कर लेते हैं, 88, ये 22 कितना हो गया, 308। 308/3 ये पहले कर लेते हैं, 3 से 308 को डिवाइड करोगे 102, 306 हो गया, कर पाओगे इस तरह से, 0.6 102.67 कर दो, और 49 इंटू 173, डेसिमल का ध्यान रखो, 7 हो गया, 5 हो गया, 1 देखो एक बार, और फिर नीचे आ जाएगा 4 3 12 70, तो ये टोटल आ गया 85.77। अब इसको माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर है। तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर है 17 तो लग ही रहा है, 17.897, तो ये आंसर आएगा 17.897 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर तक पहुंचना बाद की बात है, पहले स्टेप से होता है, इसको अच्छे से देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगेन उसी पैटर्न में क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स उसने बोल दिए हैं। एक तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला बताओगे अभी। उसके बाद नेक्स्ट निकालना है हम लोग को एरिया ऑफ द सेक्टर, जो कि हम लोग कई क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर आसान, एरिया ऑफ सेगमेंट अभी लास्ट क्वेश्चन में ही निकाला था। बस आ गया लेंथ ऑफ द आर्क, याद है फॉर्मूला? अरे नहीं, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। थीटा बाई 360 तो कॉमन है। अब सर्कल का एरिया जब तक निकाल रहे थे सेक्टर का तो πr² लगा रहे थे, अभी लेंथ निकालना है तो क्या लिख रहे हैं, सर्कमफ्रेंस दैट इज 2πr। एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। तो जब एरिया निकालना होगा सेक्टर का तो थीटा बाई 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे πr² के साथ। जब लेंथ निकालना होगा आर्क का तो थीटा बाई 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2πr के साथ। अब फिगर बना लेते हैं। फिगर में कोई ज्यादा चेंजेस आना नहीं है,
सर्कल का रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का है, 60 डिग्री का। हो गया फिगर, फिर से वही हो गया, इसका मतलब ये फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल ही प्रूफ होने वाला है। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क, जिसका फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, बोलो थीटा कितना है, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7, रेडियस की वैल्यू दे रखी है 21। तो सबसे पहले तो यही सॉल्व कर लेते हैं, ये इसको काट देगा 3 में, 3 7 21 होता है, तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया, 22 सेंटीमीटर, क्लियर है ये। हाँ। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोगों को क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। सेक्टर क्या होता है, ये पूरा होता है, हाँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या अपना 60 है, हाँ। पाई की वैल्यू होती है 22/7, हाँ। और आर स्क्वायर करने जाएंगे तो 21 इंटू 20, हाँ। ये इसको काट देगा 6 में, आया ना, हाँ। ये इसको काट देगा 3 में, 3 इसको काट देगा 2 में, तो इसको काट देगा 11 में। 21 इंटू 11 जल्दी से कर लो, ये आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं तीसरे पार्ट में, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। एरिया ऑफ द सेगमेंट, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, सेगमेंट जो वो कह रहा है वो ये वाला कह रहा है। अब इसका एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ कि सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। अभी भी सिचुएशन वही है, देखो ये 60 है और ये दोनों साइड्स तुम्हारे इक्वल हैं, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल 60 60 ही होंगे। सेक्टर का जो एरिया है ऑलरेडी तो हाँ निकाल चुके हैं हम लोग, तो सीधा यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इज इक्वल्स टू, क्या आया था हमारा 231 माइनस, अभी बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितना है 21 का, तो 21 इंटू 21 आ रहा है समझ में, कटेगा तो नहीं, ये 441 होता है √3/4। आई थिंक तुम्हारा बुक में ना यही आंसर दिया हुआ, उसको सॉल्व नहीं किया, यहीं पे छोड़ दिया है, लेकिन यूनिट जरूर लगा लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गए तीनों पार्ट्स आ रहा है समझ में। हाँ। एक क्वेश्चन और रह गया, मैंने बोला था आधा घंटा लगेगा, थोड़ा सा बीच में रुक गए थे हम लोग। बाकी चैप्टर्स के डाउट भी करवा लेना एक एक करके, ठीक है, इवनिंग का स्लॉट रखूंगा मैं खाली, करवा लेना। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह का है, और उसमें उसने एंगल चेंज किया हुआ है, तो कुछ कंसेप्ट्स चेंज होंगे, उसको ध्यान देना। सर ने करवाया है कि नहीं, साइन कॉस के टर्म्स में सेगमेंट निकलता है, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ तो वही वाला क्वेश्चन वो करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसमें थोड़ा मैथ्स लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा उसके अंदर में, ठीक है, आएगा समझ में आएगा। अभी आराम से देखेंगे उस क्वेश्चन को, शांति से देखो, समझ में आएगा। हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन इसलिए समझना पड़ेगा अच्छे से, थोड़ा सा वैसे फर्जी वाला क्वेश्चन नहीं है ये रहा क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो एंगल है ना उसने बदल दिया है, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया। अब देखो ध्यान से, फिगर स्टार्ट वैसे ही होगा, तुम्हारे पास में एक सर्कल है जिसका रेडियस दे रखा हम लोग को 12 सेंटीमीटर का, कॉर्ड की लेंथ नहीं पता, ये हम लोग को निकालनी है, बस फिगर यही बन गया। अच्छा इस बार क्या हो रहा है ना कि इससे पिछले दो क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का दे रहा था, इस बार उसने चेंज कर दिया, इस बार उसने कर दिया 120 डिग्री, और इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। हम लोग को निकालना भी यही वाला सेगमेंट है, ACB कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया, और इसको बहुत अच्छे से समझना है वंस फॉर ऑल। एरिया ऑफ सेगमेंट ACB जो है दैट इज इक्वल्स टू, ये जो हम लोग लिखते हैं ना इसके लिए मार्क्स होते हैं बोर्ड में, एरिया ऑफ सेक्टर OACB। तो ये मत सोचना कि ये कौन लिखेगा, अरे ये लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, नहीं तो और भी मार्क्स कटेगा। अगर खाली आंसर लिख दोगे किसी तरह से तो उससे मार्क्स कटेगा, ये तुमको बचा देगा। मान लो ये कर रहे हो लास्ट में आंसर नहीं भी आया तो इनके मार्क्स मिल जाएंगे, और कुछ किया भी नहीं, गंदा सा एडिटिंग काटा कुट 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 वहाँ आंसर लिख दिया 0। बताओ एरिया ऑफ सेक्टर OACB फॉर्मूला बोलो जल्दी से, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। थीटा है हमारा 120 का, पाई उसने फॉर अ चेंज उसने लेने के लिए बोला है 3.14, तो ध्यान रखना 3.14 ही रखिए, और आर की वैल्यू 12 की है तो 12 इंटू 12, ये इसको काट दिया 3 में, 3 इसको डेफिनेटली काट देगा 4 में, तो टोटल आ गया 3.14 इंटू 12 इंटू 4 48। अब इसको बाद में करेंगे, अब आते हैं यहाँ। अब देखो ध्यान से, ये कोई नॉन ट्रायंगल में नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा M, और प्रॉपर्टी ये कहती है, थ्योरम ये कहता है कि सेंटर से
जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देते हो। और साथ ही साथ ये जो एंगल है ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा 60-60 ईच। अब इस ट्रायंगल को लो, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो होगा हाफ बेस, बेस यहाँ पे है AB इनटू हाइट, हाइट यहाँ पे है OM। ना तो मुझे AB पता है ना ही मुझे OM पता है, और इन्हीं को निकालने के लिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ने वाली है। और वो कैसे निकलेगा ये कैलकुलेशन में साइड में बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने ले लिया ट्रायंगल OAM। दिखा ट्रायंगल कहां पे OAM दिख रहा है, या पेन चेंज करूं थोड़ा सा यहाँ पे, एक सेकंड तो प्रॉब्लम होगा वो। OAM ट्रायंगल ये वाले को मैंने अलग से दिखाया है, मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें बताओ अगर हम लोग यहां से देख रहे हैं तो साइन 60 डिग्री, ये वाला साइड क्या है अपना, इस एंगल के लिए ये वाले साइड को क्या बोलेंगे, बेस। ये बेस कैसे हुआ, उसके सामने है ना ये, अच्छा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है बताओ, ओए ओए, दैट मींस 12। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/4। AM मुझे पता नहीं है और OA पता है 12, तो ये काट के AM की वैल्यू आ गई 6। लेकिन क्या हम लोग को AM चाहिए या पूरा AB चाहिए, पूरा AB चाहिए तो इनटू 2 कर देंगे। तो ये अब हमें AB की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 12√3। 6 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अरे 6√3 इंटू 6√3 या 6√3 प्लस 6√3 तो कितना हो गया, 12√6 तो नहीं हो जाएगा तुम्हारी तरह, 12√3 होगा। अब इसी ट्रायंगल के अंदर में फिर से एक बार सोचो कि अब मुझे निकालना है OM। हाइट तो OM है ना, बेस अभी हम लोग को मिल गया 12√3, OM चाहिए, दैट इज योर हाइट। तो इस ट्रायंगल के लिए ये साइड किस चीज का काम कर रहा है, अगर ये 60 डिग्री है तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन देता है cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस क्या है अपना OM और ये है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। cos 60 की वैल्यू 1/2। OM हम लोग को निकालना है, OA रेडियस है जो कि 12 है, तो OM की वैल्यू आ जाएगी 6। ये 6 हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, बस अब कैलकुलेशन करना है। 2 इसको काट देगा 6 में, 6 इंटू 6 हो गया 36 √3। √3 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी है 1.73 दिया था उसमें, मैंने 2 लिख दिया था। और यहाँ पे क्या है 3.14 इंटू 48। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का पूरा आंसर जो है निकाल लो। इसको मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट लगाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट लगाओगे, दोनों को माइनस करोगे। अगर ये हो जाता है 8-10 तक तो सोचो कि तुमको समझ में आ गया और इसको नोट भी करना। पहले वो कैलकुलेशन करो, हाँ, और मुझे आंसर बताओ सो दैट आंसर शुड मैच। मैंने जब किया था मेरा आंसर मैच किया था, तुम्हारा भी आंसर मैच करना चाहिए। देखो जल्दी से एक बार, दिस माइनस दिस, पॉइंट 2 डेसिमल के बाद लगेगा, ध्यान से करना। वो 3.14 का तो आंसर 3.14 पहले तो गलत है, 3.14 पढ़ना। हाँ, उसका आंसर है 150.72। मैं जो भी तुम बोलोगे मैं वो लिख दूंगा, ठीक है ना। आई विल नॉट क्रॉस वेरीफाई, मैं सीधा आंसर चेक करूंगा। वो बट लिख कर दूँ। हाँ वो कर लो कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए। थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि पेपर में कोई बताएगा नहीं ये सब करने के लिए, ये करना पड़ेगा खुद ही, और थोड़ा प्रैक्टिस इसके ऊपर में ही करना है। $62.28। 62.28। अब इन दोनों को माइनस करके जो भी आंसर आ रहा है वो बताओ। दैट मच इन सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द फाइनल आंसर। अगर आंसर मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा पुअर चल रहा है। वो देख लो, हो सकता है सही भी आ जाए, दोनों चेक कर लें। $87.44। 87.44 या 88.44 चेक करो एक बार। 88.44 आएगा, कोई कैरी थोड़ी ना आया था, बिल्कुल सही आंसर है।
अरे 72 में से 28 माइनस किया 44, क्वेरी ओवर कहाँ है, कहीं नहीं है। हाँ, और 150 में से 62 माइनस का बिल्कुल सही है 88.44, 87 लिखने पे आप मार्क्स कट भी सकते हो। ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। हाँ कर लो, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ।